नमस्कार। वेलकम टू डिकोड आईएएस। हमने पिछले सेशन में पार्ट 1 में बीपीएससी पीवाईक्यू का 30 क्वेश्चन किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसी को लेके मैंने पार्ट 2 लेके आया, क्योंकि बीपीएससी का आज से 32 डेज बाकी है प्रीलिम्स का, इसलिए आज से अब कंटिन्यू बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज आएगा। आज बीपीएससी का रिजल्ट भी आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव रिजल्ट लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना कि सफल होने वाले व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जो सकारात्मक और प्रसन्न रहते हैं उसी का सफलता होता है। जिनका रिजल्ट आया है उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, उन्होंने दिल से बधाई के पात्र। जिनका नहीं हुआ उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। आप उस काबिल तो हैं कि एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक पहुँचे। इतने सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, मेंस में फेल हो जाते हैं, लेकिन आप अपने उस काबिल तो हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे। इसलिए हमेशा नकारात्मक नहीं होना है, फिर से लगना है। हम लोग मिल के फिर से हम तैयारी करेंगे और फिर से हम आपके लिए फिर से जितना हो सकेगा उतना हम करूँगा। और 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर से 72 प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मिल के हम लोग सहयोग करते हैं। और बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज और डिटेल से और गहराई से मैंने रिसर्च किया है, जिसके और गहराई से आपको आज बताने का कोशिश करूँगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, किस बात की देरी करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन 31 30 तक हमने पिछले पार्ट 1 में किया था। 31 से आज शुरू करते हैं। हमने बाइलिंगुअल शुरू किया है, पहले में भी हमने बाइलिंगुअल देखा है और सेकंड में भी हमने बाइलिंगुअल पार्ट 2 में ही करेंगे। चलिए तो पहला 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर एक डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर एक डिफेंस सिस्टम है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, आकाश तीर द कोर ऑफ इंडियन। दूसरा है इस सिमलेसली इंटीग्रेटेड इंडिया लार्जर C4 ISR। और थर्ड बोला इस इट रिफ्लेक्ट ए स्टैटिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोटेक्टिव रिटेलिएशन। और लास्ट बोल रहा है मोर देन ए। तो आकाश तीर है क्या? आकाश तीर हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। तो पहला ऑप्शन आकाश तीर इज द कोर ऑफ इंडियन आर्मी। आकाश तीर डिफेंसली इंटीग्रेटेड इंडियन लार्जर CSIR-4, ये भी सही है। तीसरा इट रिफ्लेक्ट स्टैटिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोटेक्टिव डिफेंस, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ एबव। सबसे पहले समझते हैं कि डिफेंस सिस्टम भारत में अभी डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है। तो आकाश तीर के बारे में देखते हैं। आकाश तीर जो है वो डेवलप्ड बाय कौन है? आकाश तीर को डेवलप किसने किया? आकाश तीर को डेवलप किया है भेल, DRDO एंड इसरो मिलके, इन्होंने तीनों ने मिलके डेवलप किया है। अब इस सबसे पहले आकाश तीर के बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आकाश तीर है क्या। आकाश तीर एक तो ये मल्टी लेयर्ड है। उसके बाद ये AI इनेबल्ड है। AI इनेबल्ड है, ये फुल्ली AI इनेबल्ड। और इसमें ये जो C4 ISR का मतलब क्या होता है? CSIR-4 का मतलब होता है C4 का मतलब होता है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस। CSIR-4 का मतलब होता है। और अभी ये तो आकाश तीर हो गया, लेकिन लेटेस्ट में हमारे पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारे पास जितने भी एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम थे, किस तरह से हमारे पाकिस्तान के फाइटर प्लेन हो या रॉकेट्स हो, किस तरह हमने भारत को सेफ्टी किया। तो सबसे पहले देखते हैं S-400 जिसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। ये हमने रसिया से लिया है। दूसरा का है बराक 8, BAR, बराक 8। और तीसरा है आकाश प्राइम भी होता है, आकाश प्राइम और आकाश नाग भी है, NG, आकाश नाग। अब इसी के तहत एक प्रोजेक्ट कुशा भी चल रहा है। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट कुशा चलाया, जिसके तहत एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इराड, जिसको DRDO डेवलप कर रहा है। DRDO ये भी एक पार्ट है सुदर्शन चक्र का। जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार ने अपने भारत को जितने भी तटरक्षक है
उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत के जितने भी इसके सुरक्षित स्थान है, देश के जो भी मॉन्यूमेंट्स है, उसको सुरक्षा करने के लिए सरकार ने एक सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, जिसके तहत सारे डिफेंस सिस्टम भारतीय DRD और इसरो मिलकर डेवलप कर रहे हैं। But 32. Which of the following defense platform are part of Indian growing indigenous military ecosystem supported by the Make in India? Make in India प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2015 में भारत सरकार ने शुरू किया था, जिनका मेन उद्देश्य था कि भारत में प्रोडक्शन हो, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो जिसमें देखो, ये पहला का ऑप्शन है F-35 लाइटिंग 2। ये तो हमें USA का है, जो बार बार भारत पे दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, आप हमसे परचेज करो। एक है MBT मेन बैटल टैंक अर्जुना, इसको देखते हैं। एक एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम है ATGS और D है इसमें। तो ये तो रसिया, ये तो अमेरिका का है, और ये दोनों मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन ये भारत डेवलप किया है, और दूसरा एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम इसने भी भारत ने ही डेवलप किया है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? D। अब हम पढ़ते हैं मेन बैटल टैंक होता क्या है। अब इसके बारे में, अर्जुना के बारे में देख लेते हैं। ये जो MBT है, मेन बैटल अर्जुन टैंक, इसका ये 3rd जनरेशन टैंक है। इसको डेवलप कौन किया है? इसको डेवलप DRDO ने किया है। और इसी में अब C देखते हैं कि ATGS को डेवलप कौन किया है। ATGS को डेवलप किया है DRDO, भारत फोर्ज एंड टाटा एडवांस सिस्टम। अब इसी का एक MBT है, इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया है, कौन सा? जोरावर टैंक, जो भारत में अभी डेवलप हुआ। अब MBT अर्जुना का जो अभी एक लेटेस्ट वर्जन आया है, कौन सा आया है? ये है अर्जुना MK1A लेटेस्ट वर्जन आया है, जिसका ये अर्जुन MBT का लेटेस्ट वर्जन है। अब हम थोड़ा ATGS के बारे में डिफेंस अब थोड़ा सा देखते हैं कि अभी भारत में कौन सा टैंक लेटेस्ट में डेवलप हो रहा है। अभी जोरावर टैंक भारत में डेवलप हो रहा है। ये जोरावर टैंक जो है, इसको डेवलप कौन कर रहा है? इसको डेवलप DRDO कर रहा है। ये हाई एल्टीट्यूड के लिए डेवलप किया जाए। हाई एल्टीट्यूड मतलब लद्दाख के क्षेत्रों के लिए, लद्दाख के वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार डेवलप किया है। अब इसको DRDO प्लस लार्सन एंड टूब्रो हैं, जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो दोनों ने मिलके इसको डेवलप कर रहा है। ये हाई एल्टीट्यूड है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये AI इनेबल्ड है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन B, अब ऑब्जर्व एट द होलोकास्ट मेमोरियल डे। अब इसको 33 का हिंदी मीडियम में पढ़ के देखते हैं क्या कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले समझा जाए कि होलोकास्ट मेमोरियल डे होता क्या है। होलोकास्ट मेमोरियल डे ये होता है कि 27 जनवरी 1945 को नाजी, जर्मनी का जो नाजी था, उन्होंने यहूदियों को ऑस्विट्ज़ बिश्नोई यातना शिविर में रख रखा था, जिसको सोवियत संघ ने आज़ाद कराया था। कब आज़ाद कराया था? 27 जनवरी 1935 को वहाँ से आज़ाद कराया था। उसी दिन को हम लोग होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। नाजी द्वारा मिनिमम यहूदियों को, कम से कम 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया था नाजी द्वारा। ये हो गया। अब इसमें 34 पे क्या है करा है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ बुक ऑफ बानू मुस्तक दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इंटरनेशनल बुक लाइट ऑफ हॉट लैम्प, सोल लैंटर्न एंड मोर देन एबव। आपको हम पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताए थे, पार्ट 1 में ही बताए थे कि इसका आंसर लाइट लिखा कौन है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। बानू मुस्तका का ये बुक है, कौन सा? बानू मुस्तका का लाइट लैम्प है। इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया है? इंग्लिश अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। इसमें क्या है? इसमें किस चीज़ का कहानी? तो इसमें साउथ इंडिया में मुस्लिमों महिलाओं के जीवन की समस्याओं के ऊपर चित्रण किया गया है हॉट लैम्प में, है ना। अब इसको प्राप्त करने वाला, ये साउथ इंडिया का लघु कथा में प्राप्त करने वाला ये पहला बुक है। ठीक है। अब इसके आगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? तो 2026 में मिला है। एक बुक का नाम है ताइवान ट्रेवल ब्लॉग भी बोल सकते, ताइवान ट्रेवल ब्लॉग, जिसको लिखा किसने है? जिसको रिटेन बाय यांग सुआंग के। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया है?
इसका इंग्लिश ट्रांसलेट लिन किंग ने किया है, लिन किंग ने किया है। अब ये हो गया। अभी 2026 का बता दिया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला। अब लाइट ऑफ द हट, लाइट ऑफ द हट क्या है? लाइट ऑफ द हट एक बुक है जिसको किसने लिखा है? रॉय टी बेनिथ ने लिखा है, रॉय टी बेनिथ ने लिखा है। कौन सा? लाइट ऑफ द हट ये बुक लिखा है। सोल लल्टेन के बारे में हमने बता ही दिया, सोल लल्टेन भी एक बुक है। अब आते हैं 34, इसमें कोई विशेष नहीं। अब 34, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द थ्री ईस्टर्न रिवर आर द लोकेटेड इन द इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ऑफ देम। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र 1960 में हुआ था, जिसमें टोटल सिंधु नदी तंत्र में 6 नदी है। 6 नदी। ऊपर का जो नदी है इस टाइप, ऊपर का जो नदी है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, और नीचे वाला जो नदी है मिला हुआ है। अब इसका याद करने का हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे। 6 नदी है तो इसको हम कैसे याद करें? तो जो भारत को मिला हुआ है उसको हम शराब से याद कर सकते हैं, पीने का नहीं। और पाकिस्तान को मिला हुआ है उसको हम CGI से याद करते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रीटी इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। भारत की बात कर रहा है। स से सतलुज, रा से रावी, ब से ब्यास। ये जो है ब्यास, ये 3 नदी इंडिया के पास है। और ये CGI चेनाब, झेलम, इंडस, ये पाकिस्तान के पास। तब इसमें से सतलज सतलज है, रावी है और ब्यास नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट काम कर रहा है और कौन सा बन रहा है। तो इसमें यहाँ पे एक जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक है किशन गंगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट वो कौन सा, कहाँ बन रहा है? किशन गंगा नदी पर। और किशन गंगा नदी बाद में जाके झेलम नदी से मिल जाती है। ठीक है। अब दूसरा का एक प्रोजेक्ट और बन रहा है, कौन सा? रैटल प्रोजेक्ट। रैटल प्रोजेक्ट ये भी किस नदी पे बन रहा है? ये भी चेनाब नदी पे बन रहा है, जिसपे दोनों रैटल प्रोजेक्ट और ये क्या, दोनों पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है कि ये इससे हमें बाढ़ आ सकती है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, पानी की समस्या हो सकती है। लेकिन भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुनने का है नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय UNDP। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि CPM includes child malnutrition as the proxy for the lack of health and दूसरा का female illiteracy is the included of the reflect deprivation of in education and knowledge. It consider male literacy as the indicator of capability index. और चौथा, it includes lack of the access of clean drinking water and the important indicator of capability party, है ना। अब इसमें से पूछ रहा है कि select the correct answer of using the course of below। एक चीज बताओ, थर्ड ऑप्शन पर हो, इट कंसीडर मेल लिटरेसी, सिर्फ मेल की ही बात क्यों करेगा? यहाँ पे पोवर्टी मेजर की बात कर रहा है, यहाँ सिर्फ मेल का, जबकि मेल लिटरेसी से ज़्यादा कम तो फीमेल लिटरेसी है। तो सिर्फ इसी की बात क्यों करेगा? तो ऑप्शन 3 खत्म हो गया। ऑप्शन 3 काटते ही ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 1 2 यानी कि एक तो सही ही है, एक सही निकाल ली। अब दूसरा का बोल रहा है फीमेल इलिटरेसी इज द इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट द डेप्रिविएशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज। अगर फीमेल का लिटरेसी कम है तो इंक्लूड द रिफ्लेक्ट डेप्रिविएशन, ये तो सही है। और चौथा क्या कर रहा है? इट इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी पॉवर्टी। ये कहाँ से? सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से कैसे डिसाइड हो जाएगा? तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या मिल रहा है? 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर इंडेक्स क्या है। देखते हैं कि कौन कौन सा लेटेस्ट ऐप है पोर्टल। जननी पोर्टल पर क्या होता है कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के संबंधी रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाता है। एक और है, ये मातृ संबंधी ये हो गया। एक है AI इनिशिएटिव ऐप बनाया गया जिसको बोलते हैं साही। साही का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर AI इन हेल्थ केयर इन इंडिया, है ना। क्या क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर AI इन हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है,
ये 2 एप्लीकेशन अभी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा बनाया गया है, जो लेटेस्ट अपडेट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 41 विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक एंड डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताओ, ये तो नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक की बात करें, दूसरा डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स की बात कर रहा है। इसका हिंदी में देखते हैं 41 नंबर ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय क्यों होगा, ये आवास एवं शहरी की बात कर रहा है, ये खत्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, नीति आयोग, नीति आयोग क्यों बनाएगा, नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार स्टैक की बात क्यों करेगा, वो तो क्या कहते हैं, कंट्री में इंडिया की प्रत्येक राज्यों की डेवलप की दोनों आपसी प्रतिस्पर्धा की बात करता है, वो नहीं करेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक ही आ रहा है ना, ये देखो शहरी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NSIU। अब इसमें देखो, ये भी शहरी नवाचार की बात कर रहा है, ये शहरी मामले के संस्थान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT नहीं होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये होगा, नीति आयोग नहीं होगा, अब मोर देन ऑन द एबव भी नहीं होगा, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि हाँ इसमें है क्या। सबसे पहले NSI के बारे में देख लेते हैं, है ना। NUSI नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक, है ना, नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक। इसको डिजाइन क्यों किया गया था, इसको डिजाइन किया गया है डिजिटल इंफ्रा फॉर अर्बन इंडिया। डिजिटल माने अर्बन इंडिया है, अर्बन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, शासन एवं सेवा वितरण में, शासन सेवा वितरण में सुधार करना। ठीक है, डिजिटली हमेशा याद रखना, ये डिजिटली। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हो गया, कोई ज़्यादा विशेष रॉकेट साइंस नहीं, बस एक एक सेंटेंस पता होना चाहिए कि नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक क्या था। ये शासन सेवा वितरण में डिजिटली रूप में से सुधार करना था, और किस एरिया में, अर्बन एरिया में। ठीक है, अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये तो पता ही है, ये तो बता ही दिया। अब नीति आयोग के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है। अभी इसकी बैठक हुई है, जिसमें फर्स्ट टाइम सारे स्टेट एवं विधानसभा शासित यूटी एवं विदाउट विधानसभा वाले यूटी के सभी मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल सभी ने भाग लिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जब से नीति आयोग बना है तब से ये पहली बार हुआ है। तो नीति आयोग के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। नीति आयोग, इसका गठन कब हुआ, 2015 में। इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग क्या है, न तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, न ही स्टेटरी, दोनों में से कोई नहीं। इसको सरकार ने अपनी सहायता के लिए बनाया है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा। सबसे पहले इसका जो नीति आयोग का होता है, वो सबसे पहले PM होता है, ये चेयरपर्सन होते हैं, ये पदेन होते हैं। माने जो मुख्य पदेन का मतलब होता है जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका चेयरपर्सन होगा। एक होता है वाइस चेयरमैन, उसके बाद एक होता है CEO। अभी वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन श्री अशोक कुमार लहर है, अशोक कुमार लहर। और CEO कौन है, CEO श्री निधि चिब्बर है, श्री निधि चिब्बर। ठीक है, अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट PM करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, पार्टिसिपेट इसमें टोटल स्टेट के CM UT विधानसभा वाले, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, उनके CM UT के उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये तीनों इस बैठक में भाग लेते हैं।
और ये तीनों जो एक मीटिंग ग्रुप होती है वो गवर्निंग काउंसिल होते हैं, जो नीति आयोग के डिसीजन मेकिंग का टॉप डिसीजन मेकर होता है ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नीति आयोग है वो जो डिसीजन लेता है, वो जो राज्य के लिए काम करता है, वो हमेशा बॉटम अप अप्रोच बनाता है। बॉटम माने नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप अप था, टॉप से नीचे की ओर जाता था। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्लानिंग कमीशन था वो फाइनेंस की देखरेख चाहे फाइनेंस स्टेट को देता था, जबकि नीति आयोग ऐसा कुछ नहीं। ये एक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा लाता है, देश के विकास के लिए कौन कौन सा योजना बनाना है, कौन सा स्कीम है, इसकी वो चेक करता है, जांच करता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, कोई पैसे की फंड देने की बात नहीं करता। इसका मिशन कौन कौन सा है योजना? एक है अटल अटल इनोवेशन अटल इनोवेशन एक है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम। तीसरा है सात सात प्रोग्राम, और एक है विकसित भारत @2047। ये चार इनका मिशन है। ठीक है, अब इन रिपोर्ट जारी करते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी करता है। दूसरा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी करता है। तीसरा स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है। चौथा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है। और पांचवा एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। ये कौन कौन सा जारी करता है? एक SDG इंडिया रिपोर्ट जारी करता है, दूसरा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तीसरा स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है, पांचवा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है, और छठा एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स। ये स्टेट के बीच में होता है, ये हमेशा प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस स्टेट के बीच में होता है। एक्सपोर्ट माने कौन सा स्टेट है जो सबसे टॉप में है, जो एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेक्टर को कितना स्ट्रांग और कितने अच्छे से डेवलप कर रहा है, उसके बारे में ये रिपोर्ट देता है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीति आयोग एवं प्लानिंग कमीशन के बारे में, दोनों के बारे में अंतर पढ़ लेते हैं, क्या कि दे रखे हैं, हमने बड़ी डिटेल से निकाला है। नीति आयोग और प्लानिंग आयोग में क्या? नीति आयोग जो है एडवाइजरी थिंक टैंक है, जबकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था कौन सा? प्लानिंग कमीशन। और नीति आयोग जो था वाइडर एक्सपर्टीज था, ये लिमिटेड एक्सपर्टीज था। तीसरा सेक्रेटेरिएट अपॉइंटेड बाय PM। जो नीति आयोग होता है उसका जो CEO होता है उसका अपॉइंटेड बाय PM, जबकि इसका जो सेक्रेटरी था वो अपॉइंटेड बाय यूजुअल प्रोसेस। कोई प्रोसेस होता था उसको अपॉइंट करने के लिए। ये हमने अगला पॉइंट बताया ही था कि ये बॉटम अप अप्रोच करता है, मैंने नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जबकि ये टॉप डाउन प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर से नीचे की ओर आता था। और नीति आयोग में क्या होता है? नो मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसी, नो मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसी, जबकि था इसमें था क्या ना, प्लानिंग कमीशन इम्पोज पॉलिसी टू स्टेट। अब अगला नीति आयोग में क्या था? नो पावर टू एलोकेट फंड। नीति आयोग के पास कोई पावर नहीं है, हमने शुरू में भी बता दिया था कि कोई फंड एलोकेट नहीं करता, जबकि एलोकेट जो प्लानिंग कमीशन था एलोकेट फंड टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में कुछ तो है तो नहीं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। थिंक टैंक तो हम बता ही दिए कि ये थिंक टैंक है, इसके बारे में और डिटेल नहीं। मेंटेन द स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, मेंटेन स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, बस इतना ही है, इसमें कोई विशेष तो है नहीं। अगला क्वेश्चन 43, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल फार्मर यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रोमोट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन। ये ना बहुत ही ट्रिकी सवाल है, शायद हम लोग UPSC में इसको गलत करके आते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सही है वो हम लोग गलत करके आते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नाबार्ड, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज बताओ, इसमें से हम ऑप्शन से काट तो सकते हैं? एक NPCI की बात कर रहे हैं,
ये डिजिटल पेमेंट की बात करता है, यूपीआई की बात करता है, ये ऑप्शन कट गया, मतलब मोर देन वन हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। अब अगला पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एंड वेलफेयर एंड नाबार्ड। ये नाबार्ड तो सही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर कब से डील करने लगा, तो ये भी गलत हो गया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, ये जो है इसका देखरेख करता है। पहले इन पोर्टल था, उसके थ्रू ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड दोनों करता था। अब ये दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में पता है, नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। और उसकी इसके तहत भारतमाला परियोजना के तहत टोटल 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की बात चल रही है, जिसमें फेज 1, अब इसको फेज में 1, फेज 2, फेज 3 में बांट के इसको डिसाइड किया है। फेज 1 में क्या था, फेज 1 2017 से लेकर 2022 में कंप्लीट करना था, लेकिन देरी के कारण इसको बढ़ाकर अब इसको कर दिया है 2027 से 28 तक फेज 1 कंप्लीट किया जाएगा, है ना। अब इसमें देखते हैं कि फेज 1 में ये भारतमाला परियोजना में क्या है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार डिटेल से। फेज 1 भारतमाला परियोजना अप्रूव मीटिंग है चेयर बाय द पीएम ऑफ इंडिया। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, बोला 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर लेंथ 26,200 किलोमीटर डेवलप किया जाएगा। दूसरा, इंटर कॉरिडोर 66 इंटरनेशनल कॉरिडोर लेंथ 84 किलोमीटर फेडर, ये ठीक है। नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी इंप्रूवमेंट किया जाएगा फेज 1 में। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, बॉर्डर एरिया है उसमें भी ये बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स के तहत, जिसमें 2000 किलोमीटर डेवलप किया जाएगा। और पांचवा, कोस्टल पोर्ट्स कनेक्टिविटी, कोस्टल एंड पोर्ट्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसका लेंथ है 2000 किलो। एक्सप्रेसवे 6, जो एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी, कितना लेंथ 800 किलोमीटर विथ आउटले ऑफ 40,000 करोड़ रुपए। मैंने 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनानी थी टोटल, मैंने जितने भी हाईवे सबको मिला के इसको बनानी थी, जो सबसे ज़्यादा अभी तक किसमें, राजस्थान में 2200 किलोमीटर बन चुका है, ठीक है। अब आते हैं 43 का, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। किसान ऋण पोर्टल क्या था, किसान ऋण पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 19 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था ना, किसान ऋण पोर्टल के तहत सब्सिडी वाला किसानों को लोन दिया जाता था, उसके बाद किसान ऋण पोर्टल के बाद एक आया किसान क्रेडिट कार्ड। इसको कब लॉन्च किया गया था, 1998 में इनको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था ना कि 3 से 4% की ब्याज दर पे लोन दिया जाता था। उसके बाद वर्तमान में अभी क्या क्या चल रहा है, ये तो 2022 में हुआ, किसान ऋण पोर्टल हो गया। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड हुआ था, जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 से 4% की दर से किसान को लोन दिया जाता था। अब वर्तमान में कौन कौन सा चल रहा है, वर्तमान में सरकार के किसानों के प्रति कौन सा स्कीम चल रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सा चल रहा है। एक वर्तमान में जो चल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनके तहत 6,000 सालाना रुपया दिया जाता है। हर 4 मंथ के बाद क्वार्टरली 2,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। अब बिहार में एक चल रहा है अलग से, नीतीश कुमार ने ये चलाया था, शुरू किया था अभी जब विधानसभा का चुनाव था। एक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत 3,000 रुपया ईयरली दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना, वेरी 5 स्टार इसको लगा लो, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत 3,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है। अब एक है, और भारत सरकार कौन सा चल रहा है, एक प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। इसके तहत क्या होता है ना कि सरकार पर मंथ पेंशन के रूप में 3,000 रुपीज देती है। लेकिन इसमें क्या होता था ना, इसमें कंट्रीब्यूशन कि फार्मर कुछ कंट्रीब्यूशन किया और कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किया, और एक एज के बाद सरकार उसको 3,000 रुपये पर मंथ के रूप में एक पेंशन के रूप में देती थी, ठीक है। अब आगे भी देखते हैं। एक अभी सरकार ने जब इजराइल, अमेरिका और
ईरान के बीच में युद्ध हुआ तो जो फर्टिलाइजर की सप्लाई था उसका सप्लीमेंट में कमी आने लगा, तो सरकार ने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया। कौन सा है? परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका मेन उद्देश्य था ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हो गया। लेटेस्ट में हमने सब बता दिया किसान से रिलेटेड। अब थोड़ा नाबार्ड के बारे में देखते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना क्यों हुआ था? नाबार्ड का मेन उद्देश्य क्या था? स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई में। ठीक है, इसका 100% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ये क्या करता है ना कि किसान गरीब किसान एमएसएमई को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। ये बैंक हुआ, अब ये यहाँ से लोन लिया, और ये एमएसएमई है ना, एग्रीकल्चर है, किसान। ये यहाँ से लोन लिया, नाबार्ड ये इसको प्रोवाइड कर दिया। मीडिएटर का काम करता है एज ए नाबार्ड। ठीक है, अब इसका नाबार्ड मीडिएटर काम करता है, साथ साथ ये वहाँ की जानकारी लेते रहता है, ग्रामीण विकास में क्या कमियां हो रही है, क्या सुधार किया जाए, इन सब का रिपोर्ट लेके तैयार भी करती है और एक रिपोर्ट भी तैयार करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू अराउंड USD 640 billion at the end of the December 2024 as the seventh largest in the world. Decreased caused by BOP deficit around USD 24 बिलियन इन 2024। अभी लेटेस्ट देख लेते हैं। युद्ध के बाद BOP में कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है 1 बैरल तेल मंगाने के लिए। तो सरकार के अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटते जा रहा है। फिर भी अभी 7th पे हम नहीं, अभी भी हम 4th पे हैं, तो B गलत हो गया। अब मोर देन इनफ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 44 नंबर का आंसर हो जाएगा A। इंक्रीज टू अराउंड 640 बिलियन अराउंड द एंड ऑफ दिसंबर 2024। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अभी मैं करंट का इसका बता देता हूँ कि कितना है। अभी सर्वाधिक जो अभी टॉप पे है फॉरेक्स रिजर्व के रूप में वो चाइना है, दूसरे सेकंड पे जापान है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, और 4th पे इंडिया है। चाइना के पास कितना है? $3.2 ट्रिलियन। ठीक है, जापान के पास है $1.3 ट्रिलियन, और स्विट्जरलैंड के पास वही 1.3221 के आसपास ट्रिलियन डॉलर। और भारत के पास कितना है अभी प्रेजेंट में जो है अभी भारत के पास है $681 बिलियन। $681 बिलियन। ये जो है 11 मंथ का, भारत का जो 11 मंथ का इम्पोर्ट है उसको कवर करता है। भारत के टोटल GDP का जो लोन है उसका 89% कवर करता है। ठीक है, अभी फिर से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, शायद ये पूछ दे। फैक्ट बिहार में ज़्यादा पूछता है कि जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है वो 11 महीने के एक्सपोर्ट का भार उठा सकता है। दूसर के बाद जितना हमारा GDP का हमने ऋण ले रखा उसका 89% कवर कर सकता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ विशेष तो है नहीं कि जिसमें हम बस इतना याद रखना। वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है? इसमें होगा RBI का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 45 आज पर हिंदी में पढ़ते हैं इसको। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी रूप में दर्ज किया? सबसे पहले ये 5 स्टार इसको लगा लो, क्योंकि अभी जो 5 है इसका आया है 6। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जिसमें आंकड़ा है 2022-23 का। इसको डिटेल से पढ़ लो। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, अपडेट हो नहीं हो, लेकिन इस बार अपडेट हुआ है तो चांस रहेगा कि 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम ध्यान से पहले डिटेल से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, जो फैक्ट है जो BPSC पूछ सकता है उसके लिए मैंने तैयारी किया, उसके बिहेव पे मैं बताता हूँ कि इसमें है क्या। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको जारी कौन करता है? इसको जारी जो करता है स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। जो अभी आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6, इसमें डाटा किस चीज़ का है?
कब का है? 2023-24 का। इसमें था फिफ्थ वाले में क्या था? 19-20 का था, इसमें 23-24 का है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ है प्रीवियस से हमने कंपेयर करके अच्छे से तैयार किया है, जिसको आपको हम डिटेल से बताता हूँ कि मैटरनल चाइल्ड, देखो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है ना, इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या बदलाव हुआ है, और उसके बाद फिर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ है कि भारत में जो संस्थागत डिलीवरी था उसमें बहुत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना, जो पहले माताएं का जो डिलीवरी होता था वो घर पे होता था, लेकिन अब क्या हुआ है ना कि अब इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 में जो था 88.6% था, वो अब बढ़ के 90.6% हो गया। ठीक है, बर्थ अटेंडेड बाई, पहले क्या था ना कि जो बर्थ बच्चे को जो डिलीवरी के समय अटेंड किया जाता उतना स्किल नहीं था, 89% ही था। अब इसको बढ़ के स्किल हो गया है 91.3%, बर्थ अटेंड बाय द स्किल हेल्थ पर्सनल 93%, पोस्टनल केयर ऑफ न्यू बॉर्न विद इन 2 डेज, जन्म लेने के बाद बच्चे को 2 दिन तक ध्यान रखने के लिए पहले क्या था 79.1% लोग ही थे, लेकिन अब क्या हो गया 85% 3% बढ़ गए। ठीक है, अब दूसरा का एटर्नल केयर रजिस्ट्रेशन, पहले कम था अब 95%। फर्स्ट टाइमर ट्रैकिंग, पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्रैकिंग था वो पहले 70% था, अब इसको बढ़ा के 76% किया गया। ठीक है, अब फोलिक फ्यूल, महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय फोलिक फ्यूल सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता था 100 डे तक। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, पहले 45 वाले डाटे में क्या था कि 44.1% ही लोग खाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, डिलीवरी से पहले की बात हो रहा है, अब इसमें क्या हो गया कि 44.9% जो ऐसे लोग हैं जो फोसिक फ्यूल सप्लीमेंट के रूप में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज करते। अब 81 डेज, ये 100 डेज खाने वाली थी, अब ये 180 प्लस डेज जो खाती है, कौन सा सप्लीमेंट्री आयरन फॉलिक खाने वाली, आयरन फॉलिक एसिड जो खाने वाली सप्लीमेंट के रूप में प्रेगनेंसी के दौरान खाती है। 180 डे खाने वाले पहले 26% थे, अब ये बढ़ के कितना हो गया 33.8% हो गया। अब स्कीम ड्राइविंग इम्प्रूवमेंट, अगर ये डाटा आपको दिया इसमें कौन कौन सा था स्कीम जिसके कारण हुआ, तो बहुत सारे स्कीम है, जिसमें एक पहला का स्कीम क्या था JSY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.2 के तहत भी दिया गया, सुमन PMI 2 के तहत ही दिया गया, जिसके आयरन फोलिक फ्यूल आशा आशा आंगनबाड़ी है उसके थ्रू ये सब ये आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट्री प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, उसके कारण हुआ। अब एक 16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 आया था, उसमें टोटल जो संकेतक था उसमें 114 संकेतक पैमाना के आधार पर ये रिपोर्ट निकाला जाता है। फिर जो 5 आया उसमें 131 संकेतक के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, लेकिन जो 6 आया उसमें और कम करके 101 पे ले आए, 101 संकेतक के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब संस्थागत प्रसाव आपको बता ही दिया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में बता दिया, कुशल के बारे में बता दिया, अब पोषक संबंधी % तक आयरन फोलिक एसिड लेने वाले बता ही दिया, इसके डिटेल में हो ही गया। अब मेन दिक्कत आती है कि इसमें कुछ बीमारियां थी जिसको सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम चलाए थे कि बच्चे को खाने ढंग से मिले, बच्चे को बौनापन, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम चलाए थे जिसमें बहुत सारे सुधार देखे गए हैं, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। इसमें जो था वो चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में था। सबसे पहले न्यूट्रिशन पोषण के बारे में देख लेते हैं। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग क्या होता है? बौनापन होता है, लो हाइट फॉर एज, माने उम्र हो गया लेकिन उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ा है, तो इसमें बहुत सारे तीव्र गति से कमी देखने को, डिक्लाइन देखने को मिला। जो 5 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें 35.5% था, जो अब कम होकर 29.3 हो गया। सेवियर वेस्टिंग, टू थिन टू हाइट, माने हाइट तो बढ़ गया है लेकिन उस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बहुत पतला है, तो उसमें पहले 7.7 था 5 में, अब इसको कम होकर 5.2 हो गया। अंडरवेट, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, अंडरवेट माने 5 साल का है लेकिन उस अनुसार उम्र के अनुसार उसका वेट नहीं होता था। पहले था क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में था 32%, अब कम होकर 31%। ये सबसे बड़ा जो आंगनबाड़ी हो गया, चाहे मिड डे मील हो गया, इसके कारण ये बहुत सारे कमियां हैं। चिल्ड्रन 6 to 8 रिसीविंग कम्प्लीमेंट्री फूड विथ ब्रेस्ट मिल्क, अब जो 6-8 मंथ का बच्चा है वो माँ के दूध तो पीगा, लेकिन साथ में उसको सप्लीमेंट्री फूड के सप्लीमेंट्री के रूप में क्या क्या मिलता था, तो पहले 45.9% बच्चे को मिलता था, अब ये बढ़ के हो गया कि 59.5% हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं।
चाइल्ड हेल्थ के बारे में क्या हो, चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। फुल वैक्सीनेशन 12 से 23 मंथ, माने 12 से 23 मंथ के बीच में बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, बीसीजी का होता है, पोलियो का होता है, तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन होता है उसके डाटा में भी बहुत सारे बदलाव। पहले 83.8% लोग थे, माने 100 में से 83 जिसको वैक्सीनेशन होता था। अब क्या हो गया कि 87 फुल वैक्सीनेशन, अभी सरकार ने 12 या 13 वैक्सीनेशन बच्चे को पड़ते हैं, उसमें 87 माने 100 में से 87 लोग जा रहे हैं। वैक्सीनेशन थ्रू पब्लिक फैसिलिटी, वैक्सीनेशन प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हैं और पब्लिक सेक्टर से भी ले सकते। अब पब्लिक सेक्टर में 100 में से 95.6 माने 96 लोग ऐसे हैं भारत में, जो 100 में से 96 लोग ऐसे हैं जो पब्लिक फैसिलिटी से ले रहे हैं। रोटा वायरस वैक्सीनेशन पहले 36.4% लेते थे, अब 85.4। सेकेंड डोज ऑफ मेसल्स कंटेनिंग वैक्सीन पहले 58.6%, अब 71% हो गया। एक्यूरेट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस के लिए 2.8 से अब कम होके बहुत कम हो गया 1 रेस्पिरेटरी माने संक्रमण हो जाता था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये कम हुआ। डायरिया में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 0.5% की कम हुआ है। अब एक चीज़ ये पूछ रहा है कि अंडर 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता था अंडर 6 मंथ। पहले होता था कि बच्चे को माँ बहुत कम दूध पिलाती थी, माने 6 मंथ के भीतर में, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। 95.6% लोग ऐसे हैं जो बच्चे माँ का दूध प्रॉपर वे में पी रहे हैं, ठीक है। इसमें मेन पॉलिसी क्या था, ये सरकार ने ये बच्चे के न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या एक पोषण अभियान शुरू किया था। एक सक्षम आंगनबाड़ी वही बता रहा था कि बच्चे को स्कूल में खाना पोषण अंडे सब दे देते हैं, दूध, लेकिन दिक्कत वही है ना कि लो लेवल तक पहुंच नहीं पाता है, वहां पे आशा वर्कर तक जाता है, बीच में मीडिएटर लोग खा जाते हैं, तो हो गए। एक पोषण अभियान है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ICDS का डेवलप किया गया, जिससे बच्चों के पोषण में सुधार हो सके, और बहुत तीव्र गति से पोषण में सुधार हो भी रहा है, ठीक है। अब वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, माने महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा हुआ है, क्या क्या सरकार ने स्कीम किया है, और महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या क्या बदलाव हुआ है। इंटरनेट यूजेज बाई वुमेन, महिलाओं आज के डेट में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था 5 से लेके अभी 6 जो आया है, उसमें कितना, पहले 33.3% जो ऐसी महिलाएं थी जो इंटरनेट यूज कर रही थी, अब 64 जो नेशनल हेल्थ सर्वे था उसमें भारत में पर्सनल महिलाओं के पास कितना फ़ोन था, तो उसमें था 53.9%, अब उसमें 10% के समथिंग में इजाफा हुआ 63%। बैंक अकाउंट, कितने महिलाएं हैं जिनका अपना ऑन बैंक अकाउंट और भी सेपरेट, 78.6%, अब 89% हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण, ठीक है। अब मिनिस्ट्रियल हाइजीन मैनेजमेंट यंग मैन 15 से 14 जो पैड यूज करती है उसके डिटेल में बताया गया है, तो उसमें क्या था, पहले 77.6% था, अब इसमें भी चेंजेज आया है, 79% आज के डेट में महिलाएं हैं जो 15 से 24 जो पैड्स का यूज करती है। अब अगला है हाउस होल्ड ऑफ हेल्थ एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, पहले 41% था, अब ये 60% हो गया, ड्रिवन बाई कौन सा, आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कब आया और इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, इसका कौन सर्वे करता है। ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया, मतलब टोटल ओवरऑल इंडिया की जाती है। इसमें लॉन्च कब हुआ था, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 1992-93 में फर्स्ट सर्वे हुआ था। इसका नोडल एजेंसी कौन सा होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस एंड मुंबई अंडर MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव कौन सा, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। इसमें हाई प्रोफाइल क्वालिटी का डाटा यूज किया जाता है। डाटा यूज करने से बेनिफिट क्या होता है कि सरकार को एक टारगेट हो जाता है कि किस सेक्शन पे हमें, किस सेक्शन को लेके हमें सरकार को स्कीम बनानी है, चाहे कोई रूल रेगुलेशन बनाना है, कोई योजना बनाना है, तो टारगेटेड करके उसमें फोकस करके सरकार काम करती है, इसीलिए हाई प्रोफाइल डाटा तैयार करती है, फिर उससे डाटा से एक आंकड़ा निकालती है, उसके बाद उस पर टारगेट किया जाता है, ठीक है। मैच लिस्ट द फॉलोइंग, इसमें परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम, इसमें ये इंट्रोड्यूस बाय, मैच करने की बात कर रहे हैं। जो लाइफ था ये मोदी जी ने दिया था किसमें, COP26 ग्लासगो में जो बैठक हुआ था, अगर एक भी याद है तो मैच कर जाएगा, C का 4 आंसर आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बजट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अभी लेटेस्ट बजट क्या है COP26 के बारे में। पिछला
पार्ट 1 में भी हमने डिटेल से इसको बताया था, नेशनल क्लीन प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर लेते, लाइफ के बारे में। तो आपको हर कुछ हमने पार्ट 1 में बताया, आपको अगर वहाँ और डिटेल से बताया हूँ, फिर भी यहाँ बता देता हूँ, लेकिन उसमें और डिटेल से बताया हूँ, ठीक है। अब इसमें बजट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। सरकार ने 2025-26 के बजट में स्कीम कुछ लॉन्च किया है। मोस्टली बीपीएससी 4 फोर्थ बीपीएससी को मैंने अभी तक देखा है रिसर्च करके, जिसमें मोस्टली उन्होंने स्कीम से पूछ लेता है। तो मैंने स्कीम का एक पूरा पाई चार्ट बनाया है, जिसको आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन कौन सा स्कीम है। एक है मिनिस्टर धन ध्यान कृषि योजना, 100 से कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों को कवर कर लगभग 1.7 करोड़ किसान। लक्ष्य कृषि उत्पादक, ये 100 जिला को टारगेट करेगा जहाँ की उत्पादकता कम है, वहाँ को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकता, सिंचाई एवं भंडार सुविधाओं में सुधार, में सप्लाई चेन में सुधार करेगा। ये प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत ये सब पता चल गया। दूसरा का रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, ग्रामीण बेरोजगार एवं अल्प रोजगार की समस्या को कम करना, कौशल विकास, निवेश और तकनीक पर जोर। वहाँ के जो रूरल प्रॉस्पेरिटी में वहाँ के लोगों को जो बेरोजगार है उनको अल्प रोजगार की समस्या को कम करना। अब प्राच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग लगे रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को कौशल स्किल डेवलप करना, निवेश करना और वहाँ पे तकनीक आधारित बिजनेस करेगा, तकनीक पे जोर देना, ठीक है। दिशा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स, दाल 6 दाल याद रखना। एक क्वेश्चन इस बार पक्का पूछा है, कौन कौन से दाल है। तूर, उड़द, मसूर उत्पादन में आत्मनिर्भरता, 6 साल के अंदर में तूर, उड़द और मसूर उत्पादकता में आत्मनिर्भर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर भी हम सबसे ज़्यादा आयात भी करते हैं। प्रमोशन मिशन, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएस मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप निर्यातकों को वित्तीय तकनीकी सहायता दिया जाएगा, जिससे वो एक्सपोर्ट बढ़ा सके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करके। अब 5वां है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना, एमएसएमई विनिर्माण को मजबूत करना, वही है मैं बता दिया। अर्बन चैलेंज फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया गया शहरों के पुनः विकास। शहर में जो अर्बन चैलेंज फंड है, शहर के क्या क्या पुनः विकास किया जाएगा, पानी का निकलने का पुनः विकास किया जाएगा, स्वच्छता परियोजनाओं पे पानी को वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि अभी गर्मी के समय में आप देख रहे हैं कि पानी का मुंबई में, दिल्ली में, कई सारे राजस्थान में पानी का किल्लत हो रहा है। तो उसके लिए शहरों का एक पुनः विकास किया जाएगा और पानी का सप्लाई सुचारू रूप से हो, उसके लिए सरकार ने, और साथ ही स्वच्छता के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ का फंड दिया। एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसके 25,000 करोड़ का फंड दिया है, जिसमें जहाज निर्माण, बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास हेतु सहायता करना है, ठीक है। एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, स्मॉल एसएमआर के विकास के लिए 20,000, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का दिया है। 9वां स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योरशिप, जो SC/ST जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योरशिप है बनना चाहती है, उसके लिए सरकार ने SC/ST सबको अलग, SC/ST महिलाओं को, उद्यमियों को 2 करोड़ का ऋण दिया है, 5 लाख नए उद्यमियों का लाभ। अब 2 करोड़ SC/ST एवं महिला जो है उसके लिए, उन्होंने अगर उद्यमी करना शुरू कर रहा है, कोई व्यापार करना, इनोवेशन करना चाह रहा है, तो उनको 2 करोड़ तक ऋण दिया जाएगा। उसके बाद एक कितने लोगों को दिया जाएगा, ये 5 लाख महिलाओं को, चाहे SC/ST को दिया जाएगा, ठीक है। एक PM स्वनिधि रिवाइव, स्ट्रीट वेंडर को UPI लिंक के तहत, माने स्वनिधि में मतलब क्या होता है कि जो UPI के लिंक के तहत जो स्ट्रीट वेंडर है उसको लिंक कर दिया जाएगा, और UPI बैंक आने की जरूरत नहीं है, वहीं से 30,000 तक की क्रेडिट सुविधा, 30,000 तक की वो लोन ले सकता है, ठीक है। ये बता दिया। ये मेन स्कीम है जो पूछ सकता है, क्योंकि हर बार बजट से वो पूछता है, तो ये चीज़ एक बार देख लेना। कॉप के बारे में बता देता हूँ कि कॉप की बैठक क्यों, क्योंकि इसका बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कॉप की बैठक कब कब हुई थी लेटेस्ट में, और कब कहाँ होने वाली, इसके बारे में देख लेते। आपको उसमें डिटेल से बताया हूँ पार्ट 1 में, आप जाकर वहाँ देखना पार्ट 1 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके डिटेल में कहाँ कहाँ बैठक होने वाली है। तो COP 29 से देखते हैं, COP 29, COP 30, COP 31, COP 31। COP 29 जो था वो अजरबैजान बाकू में हुआ है। COP 30 जो था वो कहाँ पे हुआ है, COP 30 तो वो ब्राज़ील में हुआ है। 31 कहाँ होने वाला है, तुर्की के अंतोलिया में। और 31 कहाँ होने वाला है, ये 2027 में होगा। 2026 में तुर्की के अंतोलिया में होने वाला है, 2027 में कहाँ होने वाला है, इथोपिया में। एक बार और बता देता हूँ, 20 जो कॉप बैठक हुई है वो अजरबैजान में बाकू में हुआ है, ठीक है। 30 ब्राज़ील में हुआ है, और 31 तुर्की के अंतोलिया में होगा, ये 2026 में होगा।
और 2027 में कहाँ होगा? इथोपिया में। बैठक कब हुआ था? कॉप का फर्स्ट बैठक 1995 में कहाँ हुआ था? जर्मनी में एक बर्लिन शहर है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है। अब कॉप 30 अभी लेटेस्ट में ब्राजील में हुआ है। अभी इसका कॉप 31 जो तुर्की में होने वाला है वो अभी हुआ नहीं। तो इसमें क्या क्या चर्चा हुई है इस पे थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। कॉप कॉप 30 कहाँ होगा? हो गया है ना? कॉप 31, कॉप 32 ये इथोपिया में होगा। इथोपिया इथोपिया में होगा 2027 में। ये 2026 में होगा अंतोलिया, कहाँ पे? तुर्की में। ये हो गया ब्राजील में, ला सेल्वाडोरो में हुआ था। इसके आउटकम क्या क्या है? इसमें आउटकम में क्या क्या कर सकते हैं? इसका सम ग्लोबल म्यूट्रो म्यूतारो बोल सकते हैं, या म्यूत्रो एग्रीमेंट पे समझौता हुआ है। इसमें था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था सहयोग एवं कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चीज एडॉप्ट किया गया है कॉप 30 में? जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या? बेलम एक्शन प्लान, बेलम एक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। जो ये जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, इसको हम लोग बोलते हैं बेलम एक्शन ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। बेलन में और क्या क्या हुआ? बेलम में हेल्थ एक्शन प्लान किया गया। बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, इसमें क्या था कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो हेल्थ पे इशू आ रहा है उससे कैसे सुरक्षा निपटा जाए, कैसे उसका समस्या का समाधान किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे ह्यूमन की डेथ हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उसका इफेक्ट जो हमारे ह्यूमन बॉडी पे पड़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए इस पे बेलम हेल्थ एक्शन प्लान लाया गया है। अब एक ब्राजील ने खुद से शुरू किया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी। ठीक है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फायर, इसमें क्या होता है ना कि लॉन्च बाय ब्राजील, इसको तो पहले ही बता दें, ब्राजील ने लॉन्च किया है। कौन सा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, सॉरी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, TFFL। इसमें क्या है ना कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रणाली, जो जितना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जितना ये वन लगाएगा उसके आधार पर इन लोगों को फंड दिया जाएगा। प्रदर्शन आधारित भुगतान मॉडल, उष्ण कटिबंधीय वनों के संरक्षण दिया जाएगा। जो जितना उष्ण कटिबंधीय वनों की जितना संरक्षण करेगा उसको उनको फंड दिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, है ना, उसी अनुसार से दिया जाएगा। इसमें एक आया बेलम फोरेक्स प्लेज, बेलम फोरेक्स प्लेज भी फॉलो किया गया है। उसके इसमें एक चीज और, बेलम फोरेक्स, इसमें है बेलम जेंडर एक्शन प्लान। बेलम जेंडर एक्शन प्लान में क्या था कि महिलाओं के पार्टिसिपेट को बढ़ाना है। इसके लिए इसने सरकार ने एक योजना लाया कि बेलम एक जेंडर एक्शन प्लान में महिलाओं को सशक्तिकरण एवं महिलाओं को पार्टिसिपेशन कैसे किया जाए उसके लिए इसमें लाया गया है बेलम जेंडर एक्शन प्लान। अब भारत की स्थिति इसमें देख लेते हैं, भारत ने क्या बोला है, भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, भारत ने क्या किया कि क्लाइमेट फाइनेंस को बोला लीगल ऑब्लिगेशन बनाया जाए। तक इसमें कौन कौन इंडिया के साथ साथ भारत ने क्या बोला है कि क्लाइमेट फंड इज ए लीगल ऑब्लिगेशन बनाया जाए, जिसमें इंडिया सपोर्ट तो कर ही रहा है, साथ में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है कि क्लाइमेट फंड को लीगल ऑब्लिगेशन बनाया जाए। ठीक है। इसमें ये हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है। 2 रिपोर्ट हो गया, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको मैंने बता दिया,
एक PLS है, एक और आगे जो रिपोर्ट मैंने छोड़ दिया है उसके बारे में डिटेल से हमने 1-2 दिन में मैं वीडियो बना के डालूंगा, मैं भी उसको बारे में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अब 48 कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन पॉलिसी 2020। अब ये पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉट बोला है। हमेशा याद रखना टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मोस्टली सही होता है, ये इसी में फॉलो करते। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सही है। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क्स, ये भी सही है। अब ये बोल रहा है अटल इनोवेशन मिशन, आपको अभी थोड़ा देर पहले नीति आयोग के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, तो ये तो उसका है, तो ये कट गया, लेकिन आंसर तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है। 49 शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन द कंट्री ग्रोस वैल्यू ऑफ द, ये ओल्ड है डाटा, लेकिन हम इसको अपडेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेज आए हैं और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि MSME किसको बोलते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या क्या दिक्कत है MSME। ठीक है। MSME जो है अभी GDP में कितना का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 31.1% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है GDP में। ठीक है। अब अगर एक्सपोर्ट शेयर देखा जाए तो 48.58% जो है एक्सपोर्ट जितना कर रहा है उसमें भारत अगर 100 रुपया का एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 48.58 रुपया MSME का होता है। अब MSME होता है एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट दे रहा है, ये 20.39% फॉर्मल सेक्टर का दे रहा है। ठीक है, फॉर्मलाइज सेक्टर का दे रहा है। अब सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम किसको बोलते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, है ना। तो हमेशा याद रखो माइक्रो का क्या होता है 2.4, इसका 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होना चाहिए टर्नओवर 10 करोड़। दूसरा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 करोड़, या फिर 15 को यहाँ लेके आओ, 15 को फिर 5 से मल्टी करो 250 करोड़। सर हमेशा जो MSME माइक्रो का होगा इसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल का जो टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, और मीडियम का 250 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, इसमें और कोई विशेष तो है नहीं, बस इतना ही। एक फैक्ट से देख लो, मैंने डिटेल से मैंने एक ग्राफ तैयार किया है। पहला का GDP में जो MSME सेक्टर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 31.1% बता दिया। एक्सपोर्ट शेयर कितना है 48.58%। मैन्युफैक्चरिंग कितना है 33.4%, है ना। टोटल इंटरप्राइजेज कितना है 7.47 करोड़, और एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, रोजगार कितना दे रहा है 32.8 करोड़। ठीक है, इसके आगे 50, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। Around 87% of India's cement industry is concentrated in the few major states like Rajasthan, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. India is the largest producer of cement in the world. Most cement plants in the are located in the far from the raw material source and near the ports and support to exports. ठीक है, which of the following is correct? अब एक चीज बता, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, ये कब हो गया? ये तो चाइना था ना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, कौन सा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? तो दो गलत हो गया, एक गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते। करेक्ट, मोस्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट इन द इंडिया आर लोकेटेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्स नियर द पोर्ट्स एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट। कौन सा है? बहुत लो, मिनिमम है, एक दो ऐसा है जो पोर्ट्स के पास स्थित है, बाकी सब इधर है। जैसे बिहार में डालमिया हो गया, कौन सा पोर्ट्स है? तो ये भी गलत हो गया। तो ये around 87% of the India cement industry concentrated from the few major state like Rajasthan, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो गया। अब सीमेंट का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। सीमेंट में अगर प्रोडक्शन के बारे में देख ले तो सबसे पहले आता है कौन सा? सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले राजस्थान आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद MP आता है। ठीक है, प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन चाइना करता है, सेकेंड में इंडिया करता है। ये बनता कैसे, सीमेंट कैसे बनता है? तो लाइम स्टोन को प्रोसेस करके ये बनाया जाता है, क्लिंकर बनाया जाता है। क्लिंकर में जिप्सम मर्ज कर दिया जाता है, अब फिर इसको दोनों को चक्की में पीसा जाता है। पीसने के बाद छोटी छोटी मिक्स करके सीमेंट का निर्माण होता है। कौन सा? क्लिंकर और जिप्सम को मिक्स करके
दोनों का निर्माण होता है। लाइम स्टोन को छोटे छोटे पीस के क्लिंकर बनाया जाता है और क्लिंकर से जिप्सम दोनों को मिक्स करके सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ तो है नहीं। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार दक्ष मिशन। दक्ष मिशन बिहार में क्या था ना कि स्कूल के लिए नहीं था। दक्ष ऐसे देख के लग रहा है कि वहाँ दक्ष हो। दक्ष का क्या होता है? कौशलता प्रदान करना किसी बच्चे में दक्ष। तो कह रहा टू इंक्रीज द स्कूल इन्वायरमेंट इन प्राइमरी स्कूल इन रूरल एरिया, नहीं। टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टीचर ऑफ द सीनियर, ये भी नहीं होगा। टू ऑफर पर्सनलाइज टू मेंटरिंग फॉर द लैगिंग स्टूडेंट रीच टू ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंस। अब ये सही होगा। और वो भी कौन सी क्लास की जो 6 से 8 तक है। मिशन दक्ष एकेडमिक सपोर्ट टू स्टूडेंट, इसमें क्या था? दक्ष मिशन के तहत एकेडमिक सपोर्ट टू स्टूडेंट कौन सी क्लास से? 3 to 8, ये याद रखना। 3 to 8 तक के मिशन दक्ष के तहत बिहार में जो एकेडमिक सपोर्ट था उसको दिया जाता था। इस मिशन को लॉन्च किसने किया था? इस मिशन को लॉन्च बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में लॉन्च किया था। ठीक है, बिहार सरकार ने बच्चों के लिए चुनावी झुनझुने लॉन्च किए हैं, जिसके तहत बिहार के बच्चों को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। बिहार के बच्चों के लिए एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम आफ्टर 12th के बाद हाई स्कूल में पढ़ते उसको मिल जाते इंटरेस्ट फ्री 4 साल 4 लाख का एजुकेशन लोन। कितना? इंटरेस्ट फ्री। जो 12th पास है उसी को मिल रहा है कितना? 4 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। एक है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें क्या है ना कि जो बेरोजगार युवक जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जिनका एज 20 से 25 साल है, उनको सरकार क्या कर रही है कि 1000 का 2 साल तक भत्ता देगी। लेकिन एक शर्त है कि लड़का 12th पास होना चाहिए। ठीक है, हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं लिया होगा और जॉब की तलाश में होगा, उसको 1000 रुपया पर मंथ भत्ता दिया जाएगा, वो भी 2 साल तक। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तो हो गया ये तो सबके लिए हो गया। अब बिहार सरकार ने फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल योजना लाई है। मुख्यमंत्री लड़की हो गया चाहे महिला हो गए उनके लिए कुछ स्कीम लाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है इलेक्शन के दौरान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके तहत शुरुआत में 10,000 रुपया दिया गया था। ठीक है, अब इसका टारगेट कस्टमर कौन था? टारगेट कौन कौन था? किसको दिया गया? स्वयं सहायता समूह एवं लखपति दीदी को। ठीक है, अगर ये 10,000 रुपया दिया गया था और 6 महीने तक अगर कोई वेंचर चालू करके रखे हैं, अगर आप चालू कर रखे हैं तो आपको 2 लाख रुपया तक 2 लाख रुपया तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, अब है एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये देखो, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में था कि टारगेटेड लोग थे ये स्वयं सहायता समूह वाले और लखपति दी थी। इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में ऑल फॉर फीमेल। ठीक है, इसमें क्या है? जो उद्यमिता करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके सरकार एक ब्याज मुक्त 10 लाख तक फाइनेंशियल हेल्प करेगी। कितना? 10 लाख रुपए तक फाइनेंशियल हेल्प करेगी। लेकिन 52 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द अंडर द युवा स्कीम ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। अब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को हम डिटेल से, ये वैलिड कब तक है? ये वैलिड है 5 ईयर्स तक। ठीक है, मतलब 2027 तक ये वैलिड रहेगी। कौन सा? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। अब इसका शुरुआती क्यों हुआ था? शुरुआत में बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी इसलिए था कि एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, काहे कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत पीछे हो रहा था, टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा था, तो इसको 2020 में लाया गया था। स्टार्टअप्स था, उसको फाइनेंशियल्स के साथ साथ फाइनेंशियल प्लस इंफ्रा सपोर्ट दिया जाता था और इनको ब्याज मुक्त माने इंटरेस्ट फ्री
इंटरेस्ट फ्री 3 लाख पर स्टार्टअप 10 साल के लिए ब्याज मुक्त मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें टारगेट कौन था? इनका टारगेट था जो ऐसे लोगों को ये मुश्किल से लोन देते थे जिनका टारगेट था लोकल इनोवेशन एंड यूथ। लोकल जो गांव का जो शहर का लोकल इनोवेशन कर रहा है उस पे ज़्यादा ये फोकस करते थे और यूथ इंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ये फोकस कर रहे थे। इनका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी था जो था। अब मैनेज इसको कौन कर रहा था? इसके फंड जो 10 लाख तक जो लोन दे रहा था इसको मैनेज कर रहा था तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट। ठीक है, अपवाद इसमें ना स्टार्टअप में इसमें क्या किया गया था कि अपवाद में कुछ एक्सेप्शन रखा गया। जो महिला है, महिला जो इनोवेशन कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसको 5% अधिक सहायता। यहाँ 10 लाख तो दे रहा था, 10 लाख अब प्लस 10 लाख का 5% भी एक्स्ट्रा सहायता दिया जा रहा था। जो SC ST एवं दिव्यांगजन है उनको 10 लाख का 15% एक्स्ट्रा हेल्प दिया जा रहा था। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी ना कि सरकार ना बहुत सारे ऐसे थी जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन दे रही थी कि आप हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, हम आपको बहुत सारे राइट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग के लिए 3 लाख रुपया तक फ्री दे रही थी, हेल्प कर रही थी। 3 लाख रुपये तक फ्री में ऑफ कॉस्ट दे रही थी। दूसरा का IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो नेशनल लेवल पे हो और इंटरनेशनल लेवल दोनों का 80 से 100% तक जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो बिहार सरकार उठा रही थी। ठीक है, फाइल करने में मैंने IPR करने में जो भी खर्च होंगे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों उसका 80 से 100% ये सरकार उठा रही थी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज याद था कि कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए एक वित्तीय वर्ष में। कितना? 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, अब कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद, कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है अभी जाके हम लोन उठा ले, ऐसा नहीं था। मिनिमम विदिन 10 ईयर्स के अंदर में अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तभी उसको इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता था, प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, अब उसके बाद इसमें यह था कि कंपनी जो है स्टार्टअप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में रजिस्टर्ड हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। कौन सा? प्राइवेट लिमिटेड .com के अंदर में रजिस्टर्ड हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में रजिस्टर्ड हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में रजिस्टर्ड हो। अब इसी के अंदर ना एक स्कीम लाया गया था युवा। युवा का मतलब यू मतलब यस फॉर स्टार्टअप। ठीक है, यू से अनलेस रेगुलेटरी इनेबल्स माने बहुत कम जो होता है ना लाल फीताशाही कि आप यहाँ कोई पेपर, यहाँ पे कोई पेपर, बिल्कुल नहीं। अनलेस अनलीज माने कोई कुछ मत नहीं, आप जाके वहाँ बिहार में स्टार्टअप कीजिए, सरकार आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना था। एक्सेस टू फंडिंग एंड इनकम्बेंशन। अब इसी को हम देखते हैं कि युवा में क्या बोल रहा था, यही क्वेश्चन पूछा है ना। युवा फ्रेमवर्क, द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, वाइब्रेंस इन द एजुकेशन ये तो हो गया। रेगुलेटरी इनेबल एंड सपोर्ट ये भी हो गया। इंटरनेशनल मार्केट की कहीं बात ही नहीं किया है। इंटरनेशनल IPR की बात किया है कि आप इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट आप इंडिया में लो चाहे इंडिया के बाहर लो, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा फाइल के लिए, चाहे जो भी पैसा लगेगा उसका 80 से 100% तक गवर्नमेंट देगी। तो ये इसकी बातचीत किया है ना कि इसकी बात किया इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपेंशन स्कीम की, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट की बात किया तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे। अब बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे का अभी हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम 1-2 दिन में बनाऊंगा सबके साथ में, तो लेके आऊंगा, तो इसको भी छोड़ देते। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 से 9 बिहार, ये भी उसी का है, इकोनॉमिक सर्वे का है, तो दोनों क्वेश्चन छोड़ देते। अभी लेटेस्ट में करूंगा 1-2 दिन में, मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 50 अकॉर्डिंग टू PLFS 2023, इसका भी शायद रिपोर्ट आया है, देखता हूँ। 24-25 का रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को मैंने डिटेल से पढ़ा है, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब पहले ऑप्शन से कट करके देखते हैं, फिर मैं डिटेल से बता दूंगा लेटेस्ट अपडेट मैं किया हूँ। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल रेगुलेटरी वेजेज जॉब। ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमंग द वुमेन ऑफ बिहार।
बिहार की महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है मेजर ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। एक चीज बताओ, बिहार में इतना सेकेंडरी सेक्टर में है कहाँ, है ना। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन इन द बिहार, है ना। कह रहा है मोस्ट ऑफ द वुमेन, मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन बिहार, नन ऑफ मोर देन वन ऑफ द एबव। अब इसका देखते हैं 55 नंबर का क्या है। 55 नंबर का मैं डिटेल से किया हूँ। उसके बाद बोल रहा है ये कहाँ से होगा, मेजोरिटी ऑफ वुमेन, इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कहाँ से आएंगे, तो ये गलत हो गया। अब आ गया मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड फॉर्मल वेजेज जॉब। एक चीज बताओ, इनफॉर्मल सेक्टर में बिहार में तो मैन्युफैक्चरिंग हब है नहीं, तो कहाँ से होगा ये फॉर्मल रेगुलर वेजेज जॉब है कहाँ, तो ये भी गलत हो गया। ये भी द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विस एज हेल्पर ऑफ द हाउस होल्ड। मोस्टली बिहार में दूसरों के घर में खाना बनाना, स्कूल में काम करना है। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे माताएं हैं जो स्कूल में चाहे दूसरों के घर में काम करना, साफ सफाई या कुछ भी करते हैं। तो इसका मोस्टली है, एक तो बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो कहाँ से होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मोस्टली इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अभी। अब इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ। PL11 पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, इसका आरंभ कब हुआ था, इसका आरंभ 2017 में हुआ था। संचालक NSO है, मंत्रालय MSP है। उद्देश्य क्या है, रोजगार एवं बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध कराना, ठीक। अब श्रम बल में भागीदारी 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए 59.3% है, जिसमें पुरुष 79.1% है, महिला 40%। बेरोजगारी दर कितना है, अभी 3.1% है। 2024 की तुलना में गिरावट आई है, ठीक है। युवा बेरोजगार, युवा किसको माना जाता है, 15 से 29 वर्ष के, कुल कितना है 9.9% है। इसमें भी गांव का 8.3% है एवं शहर का 13.6% है, ठीक है। स्वरोजगार में कमी देखने को मिली है। स्वरोजगार में पहले 57.5% थे, अब वो फॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहे हैं, तो 56.2% हो गए। वेतन भोगी जो थे, वेतन भोगी जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब 22.4 से 23.6% तक हो गए, ठीक है। कृषि में बता देता हूँ, ये शायद पूछे। कृषि में पहले जो रोजगार था वो 44.8 से 43% हुआ है। विनिर्माण में बढ़ा ही है 11.6 से 12.1, सेवा में 12.2 से 13.1। कृषि के निर्माण संरचना बदलाव देखा गया है, ठीक है। अब इसमें UPSC बताते तो कवरेज क्या करता है, ये बताते 15 ईयर्स या उससे अधिक के बच्चों के। LPR कितना है, लेबर फोर्स सर्वे कितना है, 59% 3%। युवा कितना है, बेरोजगार कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट 3%। युवा रोजगार कितना है, 9.9%। लेकिन शहर में ज़्यादा है, गाँव में कम है, ठीक है। स्वरोजगार 56.2% है, जो कम हुआ है, जबकि पहले 57 पॉइंट था। कृषि में रोजगार पहले 44.8% था, अब कम होकर 43% हो गया। महिला LPR 40% है, और लक्ष्य गुण बताए रोजगार, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष तो है नहीं कि जिसको आपको बताऊं। यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, 3 बजने वाला है रात का। कल फिर करते हैं। आप लोग एक चीज़ हमेशा आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे को बताओ कि कहाँ और सुधार किया जा सके, और कहाँ और, क्योंकि आप यहाँ से अगर PYQ कर रहे हो अच्छे से, जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसको 1 से 2 बार अगर सुन रहे हो, तो आपका 15+ मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ये बोनस का मिलेगा। इस बार आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा, इस बार 100 पार। लेकिन आप अच्छे से सुनो, इसका नोट्स बनाओ। नोट्स मत बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जो जो फैक्ट बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, फिर उसको ध्यान रखने की कोशिश करो, या फैक्ट शीट बनाओ। एक फैक्ट शीट मैं डाल दूंगा, अभी टेलीग्राम बंद है, फैक्ट शीट बनाओ, और उसमें ना उसको बार बार सुनने की कोशिश करने की, वीडियो डाउनलोड कर लो, बार बार उसको देखने की कोशिश कर, क्योंकि फैक्ट शीट रहोगे, मैं जो भी बता रहा हूँ खुद, मैं भी इस बार BPSC प्रीलिम्स दूंगा, तो मैं खुद उसका तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे एक पेपर को तैयारी करने में 1 दिन लग रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं तैयारी करके आप लोग के लिए, मैं अभी टोटल करके लाया था, लेकिन ज़्यादा देर हो गया, लंबा वीडियो खींच जाएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं कल डालूंगा एडिट करके, कल ये सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। आप लोग रिव्यू दो, आप जितना हो सके उतना मेरे को बताओ कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि इस बार हमारे साथ आप सबका प्रीलिम्स हो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर।
गुड नाइट सब्बा कैफे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।